देखिए, कर्नाटक चुनाव में जुबानी लड़ाई और उसके तीर लगातार चल रहे हैं। ये जुबानी लड़ाई दिनों दिन और बढ़ती जा रही है और दिलचस्प भी ये पूरा मामला होता जा रहा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी को लेकर के एक बड़ा दावा किया। स्मृति ईरानी ने कहा है कि मैंने प्रियंका गांधी को सड़क पर नमाज अदा करते हुए देखा है। बीजेपी सांसद ईरानी ने कहा कि कांग्रेस हनुमान मंदिर का झूठा दावा ना करे, क्योंकि नमाज पढ़ने वाले कभी मूर्ति पूजा नहीं करते। रिपोर्ट देखिए। प्रियंका गांधी पर स्मृति ईरानी का बड़ा दावा। मैंने प्रियंका गांधी को अमेठी में नमाज पढ़ते देखा है। सड़क पर नमाज अदा करने वाली श्रीमती वाड्रा सही है? क्या बजरंगबली का नाम से परहेज करने वाली श्रीमती वाड्रा सही है? कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत है। कांग्रेस की ही सोच हो सकती है कि हमारे भगवान का नाम लेके कोई डर जाएगा। विश्वास इस्लाम में, दुश्मन राम हनुमान के। जो सिर्फ चुनाव के लिए मंदिर मंदिर भटक रहे थे, उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा और पड़ेगा कि आप बताएं कि आपका कौन सा दृश्य सही है जनता के सामने। कर्नाटक में चुनाव जबरदस्त तनाव, बजरंग दल, बजरंगबली और अब नमाज। कर्नाटक में चुनाव है, मुद्दे बदल रहे हैं। फ्री की रेवड़ियों के बाद कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल का जिक्र आने के बाद उसे बीजेपी ने जमकर भुनाया। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है, उसकी तुलना पीएफआई से, आतंकवादी संगठन से। ये वही कांग्रेस जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करती थी, ये वही कांग्रेस जिनने राम सेतु को काल्पनिक कहा था, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कौन भूलेगा कि मध्य प्रदेश में सिमी के नेटवर्क को खाद पानी कौन देता था? सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वाले, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले, अब बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी बड़े हनुमान जी के भक्त बनते हैं। प्रतिबंध बजरंग दल पर लगाने की बात कांग्रेस कर रही है। कमलनाथ भी जवाब दें। So this is an absolute manifesto propagated by PFI, prepared at the behest of the PFI sympathizer, prepared on behest of the ecosystem of the PFI. Because you see, PFI is already banned. So what is the meaning of saying we will ban PFI? Essentially, they said that we are going to ban Bajrang Dal. And why you are banning Bajrang Dal? What is the criminal charge against them? What is the bomb blast? Where they have done bomb blast? Where they have done rioting? There is nothing that in Karnataka BJP is doing. So they are just trying to play the ball. अब बीजेपी की तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी के दावे ने नई हवा दे दी है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उन्होंने अमेठी में नमाज पढ़ते देखा। सड़क पर नमाज अदा करने वाली श्रीमती वाड्रा सही है? क्या बजरंगबली का नाम से परहेज करने वाली श्रीमती वाड्रा सही है? इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने कहा जो इस्लाम में आस्था रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं करते। शायद इसलिए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया।
कांग्रेस की ही सोच हो सकती है कि हमारे भगवान का नाम लेके कोई डर जाएगा। जो सिर्फ चुनाव के लिए मंदिर मंदिर भटक रहे थे, उनको आज स्पष्टीकरण देना पड़ा और पड़ेगा कि आप बताएं कि आपका कौन सा दृश्य सही है जनता के सामने। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत है। वो आतंकी दल की तुलना हमेशा बजरंग दल से करती है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने हमेशा जनता को लूटने का काम किया। गांधी परिवार ने देश को अगस्ता वेस्टलैंड की गोली दी। अगस्ता वेस्टलैंड में क्या स्कैम हुआ ये चर्चा में नहीं लाऊंगी। कोयले घोटाले में, कॉमनवेल्थ घोटाले में क्या क्या इन्होंने इस खानदान ने किया। मैं ये भी चर्चा में नहीं आऊंगी कि कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी 5,000 करोड़ रुपए का गबन करने के लिए नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर बाहर हैं। मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है और इसका स्पष्टीकरण सिर्फ श्रीमती वाड्रा दे सकती हैं कि पद्म पुरस्कार खरीदने के लिए एक बैंकर ने 2 करोड़ की पेंटिंग एमएफ हुसैन की उनको खरीदना है, ऐसा उनको लाचार करने का गांधी खानदान और विशेषतः श्रीमती वाड्रा ने किया। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा। उससे पहले जुबानी बाण खूब छोड़े जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि स्मृति ईरानी का ये दावा कितना दमदार साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, मणिपुर में जारी हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई। राज्य में आरएएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ की 55 टुकड़ियों की तैनाती की गई है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाकर उन्होंने रखा है। कर्नाटक का दौरा रद्द कर दिया। हालात स्थिर करने के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बातचीत भी की है। केंद्र और राज्य के एक्शन के बाद हालात कुछ ठीक लग रहे हैं और कुछ हद तक शांति भी वहां बहाल हुई है। है। मैतेई मणिपुर का गैर आदिवासी समुदाय है। ये मणिपुर की आबादी का 53% हिस्सा है। मुख्य रूप से इस समुदाय के लोग मणिपुर घाटी में रहते हैं। मैतेई समुदाय को पहाड़ी इलाकों में बसने की अनुमति नहीं है। मैतेई 10 साल से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा और आगजनी के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। दिल्ली के मणिपुर हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मणिपुर में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। गृह मंत्रालय पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। हालांकि रात से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासन लगातार एहतियात बरत रहा है। जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी बंद कर दी गई है। दिल्ली की बात करें तो मणिपुर हाउस में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये टिकेंद्र रजीत मार्ग पर मणिपुर हाउस है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग के अलावा जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो तैनाती की गई है। तमाम यहाँ पर जो कर्मी हैं वो लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और साफ तौर पर है कि प्रशासन चाहता है कि किसी भी संभावित जो प्रोटेस्ट हैं उसको रोकने के लिए यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात। जम्मू कश्मीर में राजौरी के कंडी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। सेना की ओर से बताया गया है कि एनकाउंटर के दौरान हुए आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि 3 जवानों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वह एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। सेना ने एक बयान में कहा है कि राजौरी सेक्टर के कंडी जंगल में आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना पर बुधवार को संयुक्त अभियान चलाया गया। शुक्रवार को सुबह तकरीबन 7:30 बजे खोजी दल ने एक गुफा में घुसे आतंकवादियों की मौजूदगी पता लगाया और इसी दौरान आतंकवादियों की ओर से किए गए विस्फोट के स्पेशल फोर्स से जुड़े जवान शहीद हो गए। फिलहाल इलाके में सर्च अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा के लिहाज से जिले में इंटरनेट सेवा को भी बंद किया गया है। ये 2 तस्वीरें आपसे मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर किए गए। हालांकि हमारे 5 जवान भी शहीद हो गए। जम्मू प्रोविंस के राजौरी इलाके में सेना के जवानों पर आतंकियों ने हमला किया। दरअसल बफलियास में बीते हफ्ते बिम्बर गली के मकाम पर सेना के जवानों पर हमला करने के बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में सेना के साथ साथ एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। जो ही सर्च ऑपरेशन एक हफ्ता गुजरने के बाद कंडी फॉरेस्ट एरिया में दाखिल हुआ तो वहां पर छिपे आतंकियों ने गोलियां बरसाई, धमाके किए
जिससे 5 जवान सेना के शहीद हो चुके हैं। दरियासना इस खबर के बाद राजौरी, बफलियास, बिम्बर गली और आसपास के इलाकों में इंटरनेट डेटा सर्विस को डाउन कर दिया गया, ताकि ऐसा न हो कि कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठाकर अफवाहबाजी में वक्त गुजारें। इसी बीच में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल जम्मू से निकलकर स्पॉट पे आज खुद रवाना हुए हैं। ये ऑपरेशन कोई आम सा ऑपरेशन नहीं है। पहले इन दिनों में बफलियास, बिम्बर गली, कंडी, राजौरी, मंजाकोट, छम, पुंछ, ऊपरी इलाकों में सेना के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी उनके बगैर ऑपरेशन को मुकम्मल किया जा सकता था, लेकिन 5 जवानों की शहादत के बाद डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह, एडिशनल डायरेक्टर जनरल जम्मू मुकेश सिंह के अलावा सीनियर अफसरान की टीम राजौरी रवाना हुई, जहां वो आज खुद कंडी के इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इस ऑपरेशन के बारे में आपको विस्तार से बता दूं कि घाटी के अंदर हमने इन इलाकों में भी वसी पैमाने पर मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन देखे, और इन इलाकों चूंकि इलाका फॉरेस्ट रेंज में आता है, डेनिस फॉरेस्ट होने की वजह से इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में और वक्त लग सकता है। कुछ और अहम खबरों का रुख करते हुए देखिए, माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम होता नजर आ रहा है। माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। योगी सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने के लिए अपराधियों की कमर तोड़ने में लगातार अपनी फौज को जुटाया है। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे असद और शूटर गुलाम का झांसी में एनकाउंटर के बाद अब कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना भी मारा गया, और इसके साथ ही यूपी में एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अपराधियों का आंकड़ा 184 हो गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी सरकार के 6 साल, मिट्टी में मिल गए 184 अपराधी। असद गुलाम के बाद अब दुजाना भी हुआ ढेर। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल थी। यूपी में अपराधियों का बोलबाला था। माफिया और बाहुबली शब्द से लोग कांपते थे, डरते थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली तो सबसे पहले अपराधियों पर नकेल कसने की बात कही। तब उन्होंने कहा था कि अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। इन 6 सालों में असर दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के डर से अपराधी कांपने लगे। दहशत में आए अपराधी थाने पहुंचने लगे, सरेंडर करने लगे। जिसने अपराध नहीं छोड़ा उनका काम तमाम होने लगा। तो ये 6 साल में 184 अपराधियों को ढेर कर दिया गया। आपको 10 बड़े अपराधियों के बारे में कुछ जानकारी देते हैं जिनका यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया था। सबसे पहले अप्रैल 2018 नोएडा में बलराज भाटी का एनकाउंटर किया गया। इसके बाद जुलाई 2019 में अमरोह में 2.5 लाख के इनामी कमल का एनकाउंटर किया गया। अगस्त 2019 में संभल में अपराधी शकील को ढेर किया गया। जनवरी 2020 मेरठ में बदमाश चांद का एनकाउंटर किया गया। वहीं जुलाई 2020 में 5 लाख का इनामी विकास दुबे ढेर किया गया। अक्टूबर 2020 में मथुरा में 2 लाख के इनामी अनिल का एनकाउंटर। अक्टूबर 2021 में चित्रकूट में गौरी यादव का एनकाउंटर किया गया। मार्च 2022 में वाराणसी में 2 लाख के इनामी मनीष सिंह का एनकाउंटर। अप्रैल 2023 बिजनौर में आदित्य राणा का एनकाउंटर किया गया। वहीं अप्रैल 2023 झांसी में माफिया अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। तो लगातार यूपी पुलिस की एक कार्रवाई, यूपी सरकार की एक कार्य। बात करते हैं बिलावल भुट्टो की, जो भारत के दौरे पर इन दिनों हैं, और भारत आए तो बहुत सारे अरमान लेकर आए, लेकिन गोवा में जारी एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्हें ऐसी खरी खरी सुनाई कि उनके अरमानों पर ही पानी फिर गया। जयशंकर ने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर भारत का रवैया अभी भी नहीं बदला, और आतंकवाद की पनाहगार बने मुल्कों को इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। इशारों में ही डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और साफ किया कि आतंकवाद पर भारत का स्टैंड वही है जो पहले था। एससीओ बैठक में बिलबिला उठे बिलावल।
एस जयशंकर ने खोली पाकिस्तान की पोल। एस जयशंकर की खरी खरी पाकिस्तान चीन की नींद उड़ी। आतंकवाद पर दो टूक, बिलावल के अरमान गए टूट। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, भारत ने क्लियर किया स्टैंड। एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। ये कहावत चीन और पाकिस्तान पर पूरे तरीके से सटीक बैठती है। भारत के खिलाफ दोनों एक हो जाते हैं और जहर उगलते हैं, मगर दोनों देशों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारों इशारों में लताड़ लगाई। मंच था शंघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का। सामने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बैठे थे और एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की हुंकार भरी। Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. जयशंकर जब बिलावल को आईना दिखा रहे थे, उस समय चीन के विदेश मंत्री क्विन गैंग भी मौजूद थे। चीन ने हाल ही के सालों में पाकिस्तान से हाथ मिलाकर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। एससीओ के मंच से जयशंकर ने इन दोनों को साफ साफ समझा दिया, भारत और आतंकवाद जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा। As a result of the COVID-19 pandemic and geopolitical upheavals, the world is today facing a multitude of challenges. These events have disrupted global supply chains, leading to serious impact on the supply of energy, food, and fertilizers, and cascading effects on developing nations. बिलावल भुट्टो बड़े अरमानों के साथ एससीओ की बैठक में शिरकत करने गोवा पहुंचे हैं। एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो का वेलकम तो किया, मगर वो गर्माहट नहीं दिखी जो दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों के साथ नजर आई। एस जयशंकर ने दूर से ही बिलावल भुट्टो का अभिवादन किया और पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया। देखिए, एससीओ जैसा एक फोरम जो है, वहाँ पे भारत आतंक को लेके और पाकिस्तान की हरकतों को लेकर के जो आइडेंटिफाई करता है कि जिस तरह से पाकिस्तान, या बिना नाम लिए भी हम कर रहे हैं, राइट, पूरी दुनिया समझ रही है, समझने वाले समझ रहे हैं जो उस कमरे में बैठे हैं, चाइना के लीडर्स, पाकिस्तान के लीडर्स और बाकी और देशों के लीडर्स भी। भाई इसमें तो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के लीडर्स भी हैं इस एससीओ में, और ऑब्जर्वर्स भी आए हुए हैं ईरान से, बेलारूस से, अलग अलग देशों से। तो वो सब देश भारत की जब बात सुनते हैं तो उनको समझ आ रहा है और भारत इस मुद्दे को लेके बार बार एम्फसाइज करता है। एस जयशंकर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। फोरम कोई भी हो, अपनी बात बिना लाग लपेट के रखते हैं। देश कोई भी हो, दो टूक बात रखने से नहीं चूकते। ये पहला मौका नहीं है जब एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा, बल्कि जब भी मौका मिला तब वो पाकिस्तान को लताड़ लगा चुके हैं। कुछ दिन पहले एस जयशंकर पनामा गए थे, तब भी उन्होंने पड़ोसी मुल्क को निशाने पर लिया था। Where this particular meeting is concerned, we are both members of the Shanghai Cooperation Organization, so we typically attend its meetings, and we are the chair this year, so the meeting is taking place in India. But the point, really the bottom line on this issue is that it is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. We continue to hope that one day we would reach that stage. आबादी और भौगोलिक स्थिति के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत और चीन के इसका सदस्य होने से एससीओ ऐसा संगठन है जो दुनिया की करीब 40% आबादी को कवर करता है। ऐसे में एससीओ को दुनिया में गंभीरता से लिया जाता है।
एससीओ के देशों में दुनिया की 40% आबादी, ग्लोबल जीडीपी में इसकी करीब 30% हिस्सेदारी, चीन की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। बाकी 6 सदस्य देशों की आबादी करीब 44 करोड़ है। आतंकवाद और विस्तारवादी नीति का मुद्दा दुनिया के कई मंचों पर भारत उठा चुका है और अब गोवा में एससीओ की बैठक के जरिए भारत ने चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। आतंकवाद से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश प्रभावित हैं और यही वजह है कि भारत ने आतंकवाद के मुद्दे के जरिए न केवल पाकिस्तान को नसीहत दी बल्कि बता दिया कि आतंकवाद पर लगाम लगाना निहायत ही जरूरी है, तभी देश का विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट RN24। और चलिए अब आपको एससीओ में शामिल देशों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको उन देशों के क्षेत्रफल और उन देशों के जीडीपी के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले अपने देश यानी भारत की बात करें तो एरिया की बात करें तो 32.87 लाख वर्ग मीटर किलोमीटर माफ कीजिएगा, और जीडीपी हमारी है 3.17 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। इसके साथ ही चीन का एरिया 96 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और वहीं जीडीपी है चीन की 17 ट्रिलियन डॉलर। रूस की बात करें तो एरिया 1 करोड़ 71 लाख वर्ग किलोमीटर, जीडीपी 1.78 ट्रिलियन डॉलर्स। वहीं पाकिस्तान का एरिया 7.96 लाख वर्ग किलोमीटर और जीडीपी की बात करें तो 347 बिलियन डॉलर्स। कजाकिस्तान का एरिया है 27.25 लाख वर्ग किलोमीटर और जीडीपी की बात करें तो 190 बिलियन डॉलर। उज्बेकिस्तान का एरिया 4.47 लाख वर्ग किलोमीटर, वहीं जीडीपी 89.24 माफ कीजिएगा 0.24 बिलियन डॉलर्स। किर्गिस्तान का एरिया है 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर, जीडीपी 8.54 बिलियन डॉलर्स। और ताजिकिस्तान का एरिया 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर, वहीं जीडीपी है 8.75 बिलियन डॉलर्स। तो ये वो तमाम देश है जो एससीओ में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं, एससीओ मीटिंग का हिस्सा। चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख करते हुए ओडिशा में नीतीश कुमार की असली परीक्षा, क्या विपक्षी एकता के लिए नवीन पटनायक को मना पाएंगे नीतीश? उधर दिल्ली में नीतीश राहुल खड़गे को अपने विचारों को समझाने में कामयाब रहे हैं। वामपंथी पार्टियों के साथ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव को भी साथ लाने में सफल रहे, लेकिन नीतीश पहली बार ऐसे नेता से मिलने जा रहे हैं जो भाजपा विरोधी नहीं है। नवीन पटनायक ने स्पीकर से लेकर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में हर बार भाजपा का साथ निभाते आए हैं। भाजपा के खिलाफ बनने वाले मोर्चे में उनको शामिल कराने का काम काफी मुश्किल है और नीतीश नवीन पटनायक को तटस्थ रहने के लिए करते राजी तो भी बड़ी जीत होगी।